बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे यूनिट 7 के। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन है जो हमने वेरी फर्स्ट ऑफ इन दिस चैप्टर में हमने वेरी फर्स्ट ऑफ द टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो आपके पास है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन है आपके पास कि जब हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन ऐड करते हैं या उससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन इसका उल्टा है जिसमें हम ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करते हैं किसी सब्सटेंस से या हाइड्रोजन उसके साथ ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन उसके साथ ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफिनेशन आपको लिखवाई गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव इन अ मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड। इसकी जगह आप लिख सकते हो इन अ मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव इन अ मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिफिनीशन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशी होता है दैट ऑक्सीडाइजेज द सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। वो चीज़ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीशन है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हो, मतलब कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, अगर इस तरह के प्रोसेस हो रहे हो किसी एक रिएक्शन में। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम फिर कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है एंड रिडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, जैसे आपने ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन पढ़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से रिडक्शन की पढ़ी कि एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, तो आपने उन तरह की रिएक्शन को आपने कहना है रिडक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अ डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो डिवाइस या वो कंपार्टमेंट जिसमें इंटर कन्वर्जन हो रहा होता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, तो इस तरह के डिवाइसेस को या इस तरह के कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, an electrolyte is a substance in solution or in molten state which dissociate or ionize into positive and negative ions and conduct electricity। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो ये ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कि सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बना लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो आयोनाइज भी नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, तो उस तरह के रिएक्शन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को या सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर लास्ट वन है कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इन्फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आपके पास जब केमिकल डिकम्पोजिशन होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, कौन कौन सी हालत में, फ्यूज हालत में या इन सोल्यूशन फॉर्म में, जब भी हम उनसे करंट पास करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये क्यों कहते हैं, अगर इसको हम लिटरल मीनिंग देखें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइस मीन ब्रेकिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है इनटू आयंस, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, या इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर्स, प्लेट्स, वायर्स आर रॉड्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल। आपके पास किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो मौजूद होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं या लीव्स करते हैं या उसको छोड़ते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या उससे रिमूव होते हैं। तो ऐसे
कंडक्टर्स ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उनके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपके पास जाते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट में ऐड होते हैं या उससे रिमूव होते हैं। तो ऐसी मेटल प्लेट्स को या कंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज कॉल्ड वोल्टिक सेल। आपको कह रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सिमल्टेनियस स्पॉन्टेनियसली हो रहे हो, खुद ब खुद हो रहे होते हो, और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही होती हो, तो ऐसे केमिकल सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या कहेंगे? वोल्टिक सेल। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती हो, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? वोल्टिक सेल। या दूसरा नाम क्या था इसका? गैल्वानिक सेल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाउन सेल की बात कर रहे हैं कि डाउन सेल इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमने पढ़ा था कि मोल्टन NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उससे सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कहते हैं, इन्हें कहते हैं फ्रॉम मोल्टन NaCl। और ये किस ये जो जिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम क्या था? डाउन सेल। ठीक है, ये उस साइंटिस्ट के नाम पे था। ठीक है, हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद नेल्सन सेल इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेल्सन सेल की बात कर रहे हैं कि नेल्सन सेल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला NaOH है, वो प्रोड्यूस करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl की, और उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं, इसके लिए जो सेल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड नेल्सन सेल, जिसमें आपने पढ़ा था कि यू शेप्ड स्टील मेड कंटेनर होता है जो कि परफोरेटेड होता है, वो एक्ट करता है एज कैथोड, और एक ग्रेफाइट रॉड उसके दरमियान में सस्पेंड होता है जो एक्ट करता है एज एनोड। फिर ग्रेफाइट और जो स्टील कंटेनर है जो कैथोड और एनोड है, उनके दरमियान एस्बेस्टस लगा होता है जो कि सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। वो क्या करते हैं कि वो इन दोनों को, मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है सोडियम और क्लोरीन, उनको अलग रखते हैं, या एनोड और कैथोड को क्या करते हैं? अलग रखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की गई है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डिपॉजिटिंग ऑफ वन, यहाँ पे डिपोजिशन यूज़ करना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। फिर उसके बाद कोरोजन इज़ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द इन्वायरमेंट आर सराउंडिंग। कोरोजन क्या है? तो ये स्लो एंड कंटिन्यूसली ईटिंग अवे है ऑफ अ मेटल बाय इन्वायरमेंट। आपके पास जब इन्वायरमेंट या सराउंडिंग किसी मेटल को ख़त्म कर रहा हो, खा रहा होता हो, ठीक है, स्लोली ख़राब कर रहा होता हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है। अच्छा, ये पेज नंबर 212 पे आपको एक साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी लिंक दिया गया है। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में आपको बताया जा रहा है कि जो हम फूड और को प्रिजर्व करते हैं या उसके टेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, तो उसके साथ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्रिजर्वेटिव। ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड। वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, CH3COOH है उसका फार्मूला, CH3COOH। ठीक है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है C6H5OH। ठीक है, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है? C6H5OH। ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला ये आपके पास फार्मूला है, ये एसिटिक एसिड का है CH3COOH। ठीक है, और ये बेंजोइक एसिड का है C6H5COOH। ठीक है। बेंजीन का C6H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इस पे कार्बन होते हैं, तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और फिर 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो C6H6 होता है। अगर हम उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले विद COOH, तो उसको हम कहेंगे फिर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये है बेंजोइक एसिड। तो आपको कह रहे हैं
कि फूड को प्रिजर्व करने या उसको उसके टेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए उसके साथ क्या रख के ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। जैसे ये जूसेस वगैरह होते हैं या ये केचप्स होते हैं या आपके पास जो सॉस होते हैं, उन सब में ये प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और यूजुअली, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है या एसिट्रिक एसिड या और भी आपके पास होते हैं, या उसके साल्ट होते हैं, उनके साथ क्या होते हैं, साल्ट्स, ठीक है, मतलब कि इनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करके आपके पास साल्ट बन सकता है, तो उनके साल्ट्स होते हैं, या तो वो खुद होते हैं मतलब एसिडिक एसिड या बेंजोइक एसिड होते हैं, या इनके कोई साल्ट होते हैं। जैसे कि एसिडिक एसिड का एक साल्ट है जिसमें हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन OH के साथ, तो इसका एक साल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड CH3COO, ठीक है, CH3COO। कब, जब हम CH3COOH को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ, ठीक है। तो ये OH और उसका ये जो H है ये दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और फिर ये Na इसकी H की जगह अटैच हो जाता है, तो आपके पास बना के देता है CH3COO Na। तो आपको कह रहे हैं या तो ये एसिड्स होते हैं, एसिडिक एसिड या बेंजोइक एसिड, या उनके साल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब if the foods or beverages are canned in iron or in any other corrosive या reactive metal, अगर हम इन बेवरेजेस या फूड्स को हम क्या करें, आयरन में या किसी और ऐसी रिएक्टिव मेटल के कैन में रख दें, मतलब कि उसका कैन बनाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दीज एसिड विल रिएक्ट विद द कैन, तो ये उन कैन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इट विल कोरोड द कैन्स एंड विल डिस्ट्रॉय द फूड एंड बेवरेजेस एंड मेक फार्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय रिएक्टिंग विद आयरन एंड अदर रिएक्टिव मेटल। तो ये एसिड्स क्या करेंगे, ये उस कैन को ख़राब कर देंगे, जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जंग का जायका उसमें से मिक्स हो जाएगा। बेवरेजेस जो होते हैं, जो मशरूबात होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और कुछ ऐसी सब्सटेंस भी बन जाएंगे जो कि टॉक्सिक होते हैं। कब, कैसे बनते हैं ये, तो ये जब वो आयरन या जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो उन एसिड या उनके साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास ये मसले क्रिएट हो सकते हैं अगर हम उन बेवरेजेस को या उन फूड्स को जिसके साथ हमने प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उसको हम आयरन या किसी दूसरी रिएक्टिव मेटल के कैन में रख के, तो ये मसले पैदा हो सकते हैं कि वो उन कैंस को के साथ रिएक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करोड कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। फूड जो होगा या बेवरेजेस जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगी आयरन और अदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ। ये जो एसिड्स है ये रिएक्ट करके आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देंगे, जो कि क्या होता है, इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जाता है, टू डील विद दिस प्रॉब्लम फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज यूज टिन प्लेटेड स्टील कैंस। इसको मतलब इसको रद्द या इस मसले को हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो फूड और बेवरेजेस की कंपनियां होती हैं, कारखाने होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्टील कैंस को यूज़ करते हैं, और उन स्टील कैन को यूज़ करते हैं जिनको अंदर से टिन प्लेट किया हुआ होता है, मतलब कि उनकी प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई होती है विद टिन, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं। अब टिन प्लेटिंग क्या है, टिन प्लेटिंग नॉन पॉइजनस है, जहरीला भी नहीं है आपके पास, और ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। टिन जो है क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटल आपके पास रिएक्टिव कितना रिएक्टिव है, तो ये उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे से हमें पता चल जाता है कि अगर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो कम रिएक्टिव होगा। मतलब कि उनसे जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होते होंगे उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और उतना ही वो रिएक्टिव होगा। जितनी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना उनसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो उतना वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो 10 जो आपके पास है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत आयरन और ये बाकी चीज़ों के, तो ये क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। और इसी वजह से ये जो है हम क्या यूज़ करते हैं, जो कारखाने होते हैं बेवरेजेस और फूड वाले, तो ये टिन प्लेटेड आयरन कैन यूज़ करते हैं या स्टील कैन यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टिन है वो नॉन पॉइजनस भी है और वो कोरोजन को प्रिवेंट भी कर रहा होता है, और इससे हमारे फूड का जो टेस्ट होता है वो प्रिजर्व रहता है, बेवरेजेस का टेस्ट प्रिजर्व रहता है, क्योंकि वो उन कैंस को जो आयरन के बने होते हैं उनके ऊपर ये टिन लगा होता है ना, तो टिन उनको आयरन का जो कैन होता है ना उसके ऊपर टिन लगा होता है, तो टिन उसको रिएक्ट करने से रोक रहा होता है, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट
यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।